भारत सरकार टैक्स कम करने, टैक्स स्लैब को बढ़ाने यानी कि डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ाने का काम कर चुकी। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए आरबीआई ने रेट कट्स भी किए। गवर्नमेंट के खुद के एक्सपेंडिचर ऑल टाइम हाई पे हैं, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा हुआ है। यानी जीडीपी के जो 3 कंपोनेंट हैं 4 में से, यानी कंजम्पशन सी, इन्वेस्टमेंट आई, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जी, ये तीनों तो ऊपर है। और इसीलिए इंडिया वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड है एट 6.7%। जो 4th कंपोनेंट है हमारे जीडीपी कैलकुलेशन का, दैट इज नेट एक्सपोर्ट, अब उसको बढ़ाने के रास्ते पे आगे बढ़ गई है सरकार। और ये रास्ता जाएगा हमारे एमएसएमई सेक्टर्स के एक्सपोर्ट प्रमोशन के थ्रू। एमएसएमई का एक्सपोर्ट प्रमोशन करने के लिए 25,000 करोड़ की एक नई स्कीम को सरकार ने अप्रूव किया है। लेट्स टॉक अबाउट दैट, क्यों जरूरी है, कहाँ क्रेडिट गैप थे, क्यों ये लाने की जरूरत पड़ी, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। सो वेलकम एवरीवन, मेरा नाम है ऋषभ, आई एम इकोनॉमिक्स ऑप्शन फैकल्टी और इकोनॉमिक्स के ऊपर ही हम बात करेंगे। पहले समझते हैं कि दिक्कत क्या है। इंडिया का अब टारगेट है कि $2 ट्रिलियन हमारा एक्सपोर्ट हो, जिसमें से 1 ट्रिलियन मर्चेंडाइज यानी गुड्स एक्सपोर्ट और 1 ट्रिलियन हमारा सर्विसेज एक्सपोर्ट। सर्विसेज एक्सपोर्ट में हम अभी बेहतर है, हाँ हमारा ग्रोथ रेट थोड़ा गिरा है बट वी आर डूइंग गुड। बट गुड्स ट्रेड की जहाँ तक बात है, हमारा इंपोर्ट हमारे एक्सपोर्ट से बहुत ज़्यादा है, इसीलिए जो हमारा नेट एक्सपोर्ट है वो कम रहता है। ठीक है, देयर इज अ करंट अकाउंट डेफिसिट इन द कंट्री। अब एमएसएमई सेक्टर को सुधारना और एक्सपोर्ट को सुधारना, दोनों काम करने के लिए और ग्लोबल वैल्यू चेन का पार्ट बनाने के लिए सरकार 25,000 करोड़ की स्कीम लाई है। कब तक है ये स्कीम? फाइनेंशियल ईयर 31 तक, यानी 5 साल तक ये स्कीम चलेगी। FY26 से लेके FY31 तक 25,000 करोड़। 2 भाग में है, आगे बात करते हैं। अप्रूव की जा चुकी है। टारगेट है $2 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट करना बाय 2030 और इसके सबसे बड़े बेनिफिशियरीज है एमएसएमईज एंड फर्स्ट टाइम एक्सपोर्टर। एमएसएमईज की वजह से लेबर इंटेंसिव सेक्टर को एक बढ़ावा मिलेगा, यानी जो एम्प्लॉयमेंट इश्यूज चल रहे हैं भारत में वो भी कम होंगे। अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम अभी कम होगी, क्योंकि एमएसएमईज अगर ग्लोबल वैल्यू चेन का पार्ट होंगे, ज्यादा बड़ा मार्केट मिलेगा, ज्यादा सप्लाई कर पाएंगे, ज्यादा पैसे कमा पाएंगे, तो ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी दे पाएंगे वैल्यू क्रिएशन करने के लिए। तो भाई एक्सपोर्ट चैलेंज क्या है? करेंटली हमारा जो टोटल एक्सपोर्ट है इट्स ओनली $820 बिलियन। इसको हमें बढ़ा के 2 ट्रिलियन करना है, यानी 1.2 ट्रिलियन अभी हमको एक्सपोर्ट बढ़ाना है, जिसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट का होना चाहिए। ठीक है, और इस $820 बिलियन एक्सपोर्ट में मर्चेंडाइज, यानी मर्चेंडाइज का मतलब गुड्स एक्सपोर्ट, ठीक है, वो $437 बिलियन है और सर्विसेज एक्सपोर्ट $387 बिलियन है। अब ये देखो, हमारा जो गुड्स एक्सपोर्ट है वो स्टैग्नेंट है, वो 1% से भी ग्रो नहीं किया है। 1% मतलब कि भारत के गुड्स की इंटरनेशनल मार्केट में कोई वैल्यू नहीं है, इसीलिए तो एक्सपोर्ट ग्रो नहीं कर रहा। अगर हमारे गुड्स अच्छे होते तो एक्सपोर्ट हमारा ग्रो कर रहा होता, नहीं कर रहा। और हमारे पास वॉल्यूम और क्वालिटी, यानी क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों नहीं है। सर्विस की जहां तक बात की जाए, लगभग 12.5% का इंक्रीज देखा गया, बिकॉज इंडिया इज द सर्विसेज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। बट ये भी अभी कम है। अगर हमें $2 ट्रिलियन तक पहुंचना है तो सर्विसेज को लगभग 19-20% के आसपास और मर्चेंडाइज को 11-12% के आसपास ग्रो करना पड़ेगा अगले 5 साल तक, तब जाके हम अपने $2 ट्रिलियन के टारगेट को पूरा कर पाएंगे। करंट CAGR इज ओनली 5-6%, विच इज अ वेरी बिग लॉस फॉर अ ह्यूज कंट्री लाइक इंडिया। इसकी वजह से देखो, इसकी एक बड़ी वजह है 885 से $900 बिलियन का जो हमारा गैप है। करंट जो हमारा रेट ऑफ ग्रोथ है, करंट रेट ऑफ ग्रोथ इज 5-6%। अगर इस रेट ऑफ ग्रोथ से बढ़ रहे होंगे हम, इंस्टेड ऑफ द 12% ग्रोथ दैट वी नीड, तो हम सिर्फ 1.1 ट्रिलियन तक पहुंच पाएंगे बाय 2030। और 1.1 ट्रिलियन तक पहुंचेंगे तो 2 ट्रिलियन से हम कम से कम $900 बिलियन, यानी लगभग आधे से पीछे छूट जाएंगे। अगर ये नहीं करना है तो हमें आगे बढ़ना होगा। बढ़ने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि दिक्कत कहाँ का है। सबसे बड़ी दिक्कत है ट्रेड फाइनेंस में, यानी कि अगर मान लो कि लगभग $300 बिलियन के आसपास पैसा चाहिए, फॉर्मल क्रेडिट चाहिए, लोन चाहिए, तो मिलता कितना है? सिर्फ $81 बिलियन। यानी कि 300 में से सिर्फ $80 बिलियन का लोन पास होता है, बाकी $200 बिलियन के आसपास एक क्रेडिट गैप है। इस 71.5% का जो क्रेडिट गैप है, यानी मान लो 100 लोग अगर लोन लेने गए तो सिर्फ और सिर्फ 28 लोगों को लोन मिल रहा है, 28 लोगों को। ठीक है, तो ये जो गैप है इतना बड़ा सा, इसको कम करना है, 40% तक ले आना है। ठीक है, पूरा नहीं भर पाएगा
लेकिन 2030 तक अगर हम 40% तक ले आए तो $2 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट हम कर पाएंगे। ग्लोबल वैल्यू चेन का अगर हम बात करें, और एक्सपोर्ट का क्रेडिट भी डिक्लाइन हुआ है, मतलब लास्ट ईयर अगर 2.25 लाख करोड़ था तो वो कम होकर ओनली 2.17 लाख करोड़ तक का बचा है। ग्लोबल वैल्यू चेन, इंडिया का जो प्रोडक्ट है उसका पार्टिसिपेशन ग्लोबल वैल्यू चेन में बहुत ही कम है। इवन स्मॉलर कंट्रीज लाइक वियतनाम हैज अ बेटर engagement and integration with the global supply chain rather than India। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इंडिया में जो शिप्स है उसका टर्न अराउंड टाइम बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा। इसीलिए आप देखते हैं कि पोर्ट पे कंजेशन रहता है, क्योंकि आप गुड्स उतारने के पहले जो कस्टम क्लियरेंस है वो जल्दी नहीं मिलता। वो आपने काफ़ी स्टोरीज देखी भी होंगी। 15 to 20% डिलीवरी कॉस्ट इससे बढ़ जाता है, और भी प्रोडक्ट यहाँ पे इंडिया आना नहीं चाहते और शिप्स यहाँ पे डॉक करके यहाँ से जल्दी निकल नहीं पाते हैं, इसलिए जल्दी वो आना नहीं चाहते। उसके अलावा अगर हम ज्योग्राफिकल कंसंट्रेशन देखें तो 3 मेजर स्टेट हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन है, चाहे वो सर्विसेज की बात करो या मर्चेंडाइज की बात करें आप। गुजरात, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। उसके अलावा फिर आता है तमिलनाडु का नंबर। तो ये 3-4 स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे हमारे सारे कंसंट्रेशन है, चाहे वो सर्विस की बात करो या गुड्स की बात करो या एमएसएमई की बात करो। ठीक है, तो अगर हम आगे बढ़े तो हमको ये दिखाई देगा कि एमएसएमई को क्यों चूज किया गया एक्सपोर्ट प्रमोशन स्ट्रेटजी में। वाई? क्योंकि आज भी 45% ऑफ द गुड्स दैट आर बीइंग एक्सपोर्टेड इज मेड बाय एमएसएमईज। हाँ, ये नंबर घटा जरूर है, 50% से घट करके 45% के आसपास आ गया है, और हमें इस नंबर को आगे बढ़ा के 55% तक ले जाना है। इसके बहुत सारे फायदे हैं। 2 इंपॉर्टेंट क्या है, पहला एमएसएमई का एक्सपोर्ट बढ़े, यानी कि ग्लोबल वैल्यू चेन का पार्ट बनेगा इंडिया का सप्लाई चेन। दूसरा, क्योंकि इंडिया की एमएसएमई लेबर इंटेंसिव है तो इंडिया में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी। ठीक है, उसके अलावा अगर हम देखें एमएसएमई एक्सपोर्ट का तो टॉप 3 एक्सपोर्टर्स कौन है मालूम? इंजीनियरिंग गुड्स यानी फिनिश, और वो बहुत पहले से करते आ रहे हैं हम लोग, जेम्स एंड ज्वेलरी एंड टेक्सटाइल्स। इस टेक्सटाइल के ऊपर हमें सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है, बिकॉज ऑलरेडी टेक्सटाइल के ऊपर फार्म टू फाइबर बहुत सारी स्कीम चल रही है सरकार की। प्रॉब्लम क्या है, ये एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम सॉल्व क्या करने वाली है? सबसे पहले जो क्रेडिट कॉन्स्टेंट है, यानी जो हमने देखा $300 बिलियन चाहिए और सिर्फ 28% ऐसे लोग हैं जिनको वो क्रेडिट मिल पा रहा है, तो बाकी लोगों को जो क्रेडिट गैप है यानी 72% का जो क्रेडिट गैप था उसको घटा करके 40% हमें करना है। और अगर ज़्यादा एमएसएमईज को क्रेडिट मिलने लगेगा, लोन आसानी से मिलने लगेगा, तो उनका अपना प्रोडक्शन सप्लाई रेट वो बढ़ा पाएंगे, एक्सपैंड कर पाएंगे। उसके अलावा अगर देखें कोलैटरल रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कोई भी न्यू एज बिजनेस ओनर होगा, आप नया बिजनेस लगाएंगे तो बैंक्स आप पे तुरंत ट्रस्ट तो करेंगे नहीं, क्योंकि फाइनेंशियल सिस्टम तो ट्रस्ट पे बेस्ड है। आपका गारंटर कोई होना चाहिए, तो सरकार कहे कि मैं गारंटर बन जाऊंगा, क्योंकि सबके पास कोलैटरल नहीं होता है। न्यू एज बिजनेसमैन के पास तुरंत कोलैटरल नहीं मिलेगा। इकोनॉमिक थ्योरी की अगर बात करें तो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट थ्योरी यही कहती है कि क्रेडिट मार्केट में यानी लोन मार्केट में अगर प्रॉब्लम्स हैं तो उसका पूरे के पूरे जीडीपी के ऊपर असर पड़ता है, क्योंकि स्मॉलर जो फर्म्स हैं उनके एक्सपोर्ट, उनके एक्सपेंशन में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो इंडिया का जो एक्सपोर्ट बास्केट प्रायोरिटी सेक्टर जिसके ऊपर टैरिफ प्रेशर भी पड़ रहा है, क्योंकि भाई एमएसएमई ही सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कर रही है 45% आज भी, कम होने के बाद भी, और उसमें भी बिकॉज ऑफ यूएस और जो टैरिफ प्रेशर है, तो हमारा चाहे वो जेम्स एंड स्टोन्स हो 50% यूएस टैरिफ, टेक्सटाइल हो 30% एक्सपोर्ट जो इंडिया का होता है उसके ऊपर टैरिफ, और उसके अलावा लेदर हो उसके 50% टैरिफ की वजह से यूएस का मार्केट जहां हम एक्सपोर्ट करते थे सबसे ज्यादा 55% इवेंचुअली वो भी इफेक्ट हुआ है। उसके अलावा मिनरल एंड फ्यूल ऑयल्स, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, मशीनरी, फार्मा एंड व्हीकल्स, इन सब जगह हमें स्लो डाउन देखने को मिल रहा है, स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो सेक्टोरल इंपैक्ट भी ये हुआ है कि जो हमारे ऑलरेडी बेहतर परफॉर्मिंग सेक्टर थे वहां भी टैरिफ की वजह से, क्योंकि यूएस हमारा बहुत मेजर पार्टनर है, यूएस के साथ हम ट्रेड सरप्लस में है, सरप्राइजिंग बट यस, और इतना मेजर पार्टनर अगर 50% टैरिफ लगाएगा तो हमारे जो भी इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट्स हैं जैसे टेक्सटाइल है, जेम्स है या फिर इंजीनियरिंग गुड्स है, हर जगह उसका इफेक्ट पड़ेगा। तो इसीलिए एक्सपोर्ट प्रमोशन टाइमिंग एक स्ट्रैटेजिक टाइमिंग है जो हमारे नेट एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने में हेल्प करेगी, और उससे भी ज्यादा हमें डाइवर्सिफिकेशन ऑफ मार्केट के लिए, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ मार्केट में हेल्प करेगी कि सिर्फ हम यूएस के ऊपर जो डिपेंडेंट है वो डिपेंडेंसी हम कम कर सके। ठीक है, तो ये 2 पिलर आर्किटेक्चर है। अब हम समझ गए कि प्रॉब्लम क्या है।
अब सरकार ने क्या किया उसके बारे में बात करते हैं। तो 25,000 करोड़ का जो आउटले है अगले 5 सालों के लिए, उसमें पहला पार्ट है निर्यात प्रोत्साहन यानी फाइनेंशियल सपोर्ट, हमने देखा है, और इसमें लगभग 10,500 करोड़ का कंपोनेंट है। तो 25,000 करोड़ में 10,500 करोड़ किसका है? निर्यात प्रोत्साहन के लिए, फाइनेंशियल सपोर्ट। याद रखना प्रीलिम्स के लिए भी जरूरी हो सकता है अपार्ट फ्रॉम ऑप्शनल। इंटरेस्ट सबवेंशन, अब ये क्यों लाया गया है? क्योंकि जो हमारे पास क्रेडिट गैप था, क्रेडिट गैप ऑफ 72%, इसको कम करके 40% करना, ये है टारगेट। और ये टारगेट कैसे पूरा होगा? निर्यात प्रोत्साहन पार्ट से। तो टारगेट क्या है? रिड्यूस द शिपमेंट क्रेडिट कॉस्ट बाय 2 to 3%। उसके अलावा बेनिफिशियरीज क्या है? एमएसएमईज एंड फर्स्ट टाइम एक्सपोर्टर। एक्सपोर्ट फैक्टरिंग यानी नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग फॉर बेटर लिक्विडिटी, आसानी से लोगों को लोन मिल सके, और डेट बर्डन भी कम किया जा सके। जो ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो छोटे छोटे क्लस्टर्स हैं, एमएसएमईज हैं, उनके ऊपर से जो डेट बर्डन है वो कम किया जा सके। कोलैटरल गारंटी यानी बैंक्स को गारंटी देगी सरकार, रिस्क कवरेज कौन करेगा? सरकार अपने इस फंड से करेगी, बजट से करेगी। तो हमारा जो $203 बिलियन का ट्रेड फाइनेंस गैप है, हमने देखा है अभी, वो कम करने में हेल्प मिलेगी। और दूसरा पिलर क्या है हमारा? लगभग 15,000 करोड़ का नॉन फाइनेंशियल सपोर्ट। इसका क्या नाम है? निर्यात दिशा। निर्यात दिशा याद रखना, पिलर 2 निर्यात दिशा, अप्रोक्सीमेटली 15,000 करोड़। क्या काम है इसका? इसका काम है क्वालिटी कंट्रोल करना, क्वालिटी इंप्रूवमेंट करना एक्सपोर्ट का। कैसे? 4 इंटरवेंशन क्या क्या है? क्वालिटी एंड कंप्लायंस यानी इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन, क्वालिटी कंट्रोल बेहतर करना, ब्रांडिंग एंड पैकेजिंग। अगर आपको अच्छे पैकेट्स मिलते हैं, अच्छे ब्रांडेड पैकेट्स, तो उसको खरीदने में थोड़ा ट्रस्ट वैल्यू उसकी ज्यादा होती है, मानते होगे ये बात, है ना? ट्रेड फेयर्स हो, अब जैसे B2B हमारे जो एमएसएमईज है, छोटे एमएसएमईज, उनके पास वो पैसा तो है नहीं। इंटरनेशनल मार्केट में क्या जरूरतें हैं? ट्रेड फेयर्स में जाना, उसको सहूलियत करना, फैसिलिटेट करना ट्रेड फेयर्स को, ताकि B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस कम्युनिटी और ग्लोबल वैल्यू चेन का पार्ट हो सके अपना एमएसएमई। इसमें भी सरकार हेल्प करेगी। कैसे? निर्यात दिशा के 15,000 करोड़ से। उसके अलावा लॉजिस्टिक सपोर्ट, ये जो शिप का टर्न अराउंड टाइम ज्यादा लग रहा है, पैसे लगते हैं, लॉजिस्टिक मतलब ट्रांसपोर्टेशन, वहां जो पैसे लगते हैं, लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए सपोर्ट। तो वर्ल्ड बैंक का भी डेटा ये बताता है कि हर एक डॉलर जो एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए जाता है, उससे लगभग $40 का इंक्रीज देखा जाता है एक्सपोर्ट में, यानी इट हैज अ मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑफ 40 टाइम्स। 10,000 करोड़ का 40,000 करोड़ बन के मिल सकता है हमें। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड आउटकम क्या क्या है वो देख लेते हैं। टारगेट्स क्या क्या है हमारे? एक्सपोर्ट ग्रोथ का टारगेट कि हम 9% के आसपास मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट में अभी 2026 लेटेस्ट वाले अगले साल हम ग्रो करें। उसके बाद $600 बिलियन तक पहुंच जाए बाय 2028, और एक बार $600 बिलियन में एक बार हम ग्लोबल वैल्यू चेन का हिस्सा हो गए, यानी कांस्टेंट डिमांड आना शुरू हो गई इंडियन मर्चेंडाइज या गुड्स की, तो हम बाय 2030 $1 ट्रिलियन का मर्चेंडाइज बेच पाएंगे, जो कि हमारा टारगेट भी है। 2 ट्रिलियन में 1 ट्रिलियन मर्चेंडाइज, 1 ट्रिलियन सर्विसेज। इसमें सबसे बड़ा योगदान होगा एमएसएमईज का, जो आज 45% का एक्सपोर्ट शेयर है, उसको बढ़ा के 55% करना है। वेरी इंपॉर्टेंट नंबर, याद रखना, ये 45% आज है, बढ़ा के 55 करना है, और 50,000 से ज्यादा न्यू एज नए एक्सपोर्टर्स, फर्स्ट टाइम एक्सपोर्टर को जोड़ना है। अगर हम फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करें तो क्रेडिट गैप को कम करना है 72 से घटा के 40%, और 10,000 करोड़ का जो क्रेडिट सपोर्ट है वो लगभग 2 मिलियन से ज्यादा जो एमएसएमईज है, 20 लाख एमएसएमईज जो इंडिया में है और जो नई आने वाली है, उन तक ये सपोर्ट पहुंच सके बिना ज्यादा कोलैटरल रिक्वायरमेंट, यानी ईज ऑफ क्रेडिट दिया जा सके। सेकेंडरी क्या है? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, डोमेस्टिक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। अरे भाई, जब आउटपुट बढ़ाएंगे तो लोग भी तो चाहिए, वो सप्लाई अगर बढ़ा रहे हो, आउटपुट बढ़ा रहे हो, तो लोग भी तो चाहिए जो आउटपुट बना सके। तो लगभग 70 लाख नए जॉब्स क्रिएट होंगे, और एग्जिस्टिंग जो जॉब्स है बिकॉज ऑफ यूएस टैरिफ, जो एग्जिस्टिंग जॉब है हमारे एग्जिस्टिंग एक्सपोर्ट सेक्टर में, वो भी प्रोटेक्ट रहेंगे, क्योंकि हम अपने नए डाइवर्सिफाइड रीजनल पार्टनर्स खोज पाएंगे। यही अगर हम ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन की बात करें तो यूएस के ऊपर से अपना जो डिपेंडेंस है वो कम कर पाएंगे, हम नए पार्टनर्स खोज पाएंगे, जैसे अफ्रीका में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक, उसके अलावा एक्सपोर्ट हम अफ्रीका, लैटिन अमेरिका में 30% तक बढ़ा पाए। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की अगर बात की जाए तो 100% डिजिटाइज्ड हमारा काम होगा ये फॉरेन ट्रेड प्लेटफॉर्म के ऊपर, और एप्लीकेशन टाइम को घटा करके 90 दिन से घटा करके 15 दिन करना है, यानी 1/6 करना है आपके एप्लीकेशन टाइम को। वो जो फाइल घूमती है उस टाइम को कम करते हैं टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करके। कंप्लायंस की बात करें तो जितनी भी हमारी एमएसएमईज हैं उसमें ज्यादातर एमएसएमईज को इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन पाने में
हेल्प कर सकें, यानी जो मीडियम सेक्टर हमारे इंटरप्राइजेस हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, सर्टिफिकेशन कॉस्ट भी कम होगा 50% और हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी वायबिलिटी और उसका ट्रस्ट इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ेगा। क्योंकि अगर सर्टिफाइड कोई प्रोडक्ट होता है तो आप भी खरीदने से पहले सोचते नहीं है ना कि हाँ हाँ देखो इस पे सी का सर्टिफिकेशन है या FDA अप्रूव्ड है, तो खरीद लेते हो लाइक दैट। तो क्या क्या है सक्सेस फैक्टर? इम्प्लीमेंटेशन अगर अच्छा रहा, भाई पॉलिसी बहुत अच्छी है, इम्प्लीमेंटेशन हमेशा इशू होता है। अगर इम्प्लीमेंटेशन अच्छा रहा, यानी मल्टी मिनिस्ट्री जो कोलैबोरेशन है वो अच्छा रहा, स्टेट गवर्नमेंट के साथ इंटीग्रेशन ताकि लास्ट माइल कनेक्टिविटी दे सके हम MSMEs तक, वो अच्छा रहा, प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन सही रहा और सिंगल विंडो सिस्टम रहा, यानी कि जो हमारा जो टाइम है सर्टिफिकेशन टाइमिंग वो अगर हम 15 दिन तक कर पाए तो इसको बूस्ट मिल सकता है हमारे एक्सपोर्ट्स को। यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग रिक्वायर्ड, ताकि जो हमारा वर्टिकल इंटीग्रेशन है ग्लोबल वैल्यू चेन के साथ वो बेहतर हो सके। इसके लिए गवर्नमेंट हो या प्राइवेट सेक्टर सबको साथ में काम करने की ज़रूरत पड़ेगी। चैलेंजेस सिंपल हो सकते हैं कि हमारा जो लास्ट माइल डिलीवरी गैप है वो कम किया जा सके, इम्प्लीमेंटेशन कैपेसिटी को हम बढ़ा सके 700 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट में, और कॉम्प्लीमेंट्री रिफॉर्म साथ साथ में चाहिए। जैसे अरे भाई आपको अगर लेबर सप्लाई बढ़ानी है तो लेबर लॉ को फ्लेक्सिबल करना पड़ेगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करना पड़ेगा सो दैट इंडियन गुड्स बिकम क्वालिटी गुड्स। इसके बाद स्किल डेवलपमेंट करना पड़ेगा एट स्केल एंड WTO कंप्लायंस भी बना के रखना पड़ेगा, यानी कि सब्सिडीज रिपीट ना हो। कोई भी मार्केट डिस्टॉर्टिंग सब्सिडीज जब आती है तो WTO आपके ऊपर एक्शन लेने लगता है किसी दूसरे देश के कंप्लेन के ऊपर, ठीक है। और जियोपॉलिटिकल वोलेटिलिटी है, क्योंकि हम न्यूट्रल रहने की कोशिश करते हैं तो हो सकता है कि जो टैरिफ इधर उधर से लगता रहता है वो प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं, यानी हमको जल्द से जल्द अपने एक्सपोर्ट मार्केट को डाइवर्सिफाई करने की जरूरत पड़ेगी। तो एक बार लास्ट में रिवाइज कर लेते हैं नंबर्स। टोटल एक्सपोर्ट हमको बढ़ा के 2 ट्रिलियन करना है 821 बिलियन से, MSME का शेयर 45% बढ़ा के 55, ट्रेड फाइनेंस गैप को 72% से कम करके 40%। अपने नए एक्सपोर्टर्स को जो जोड़, अभी हम 10,000 एक्सपोर्टर जोड़ पा रहे हैं, बाय 2030 50,000 नए एक्सपोर्टर्स को जोड़ने की कोशिश करनी है और एम्प्लॉयमेंट लगभग 70 लाख नए एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करना है। एंड दैट्स वाई दिस एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो 25,000 करोड़ का मिशन है। तो क्या प्रॉब्लम थी इसे लेके, क्या है मिशन और क्या है फ्यूचर आउटलुक, सबके बारे में हमने चर्चा की। तो इफ यू लाइक दिस सेशन डू लाइक, डू शेयर दिस, कमेंट करो अगर आपकी कोई सजेशंस है भारत सरकार को लेके